नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। प्रधानमंत्री महोदय इन दिनों इंटरव्यू पे इंटरव्यू डाला गया था आपको, तारीख पे तारीख। तो इस समय प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू पे इंटरव्यू, कोई ऐसा चैनल बचा नहीं है या वही चैनल बेचारा बचा होगा जिसकी किस्मत खराब होगी, या पता नहीं किस्मत खराब होगी कि अच्छी होगी, लेकिन कोई ऐसा चैनल टीवी का बचा नहीं है जहां नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू आ नहीं गया हो। कहीं 4 आदमी इंटरव्यू ले रहे हैं, कहीं 1 आदमी इंटरव्यू ले रहा है, कहीं घर पे इंटरव्यू हो रहा है, कहीं दफ्तर में इंटरव्यू हो रहा है। और इन सब के बीच में लगातार सोच रहा था कि रजत शर्मा कैसे पिछवा गए, कैसे वो पीछे रह गए। रजत शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के लगभग मेंबर हैं, ये लगभग मेंबर है, मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि वो बाकायदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के सिर्फ मेंबर नहीं रहे हैं, वो बाकायदा दिल्ली यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ा है सचिव का, और एबीवीपी की राजनीति की है। आप जानते हैं एबीवीपी की राजनीति करने के बाद आदमी भाजपा में जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनसे यह कहा गया कि तुम भाजपा में मत आओ, तुम पत्रकारिता करके भारतीय जनता पार्टी की सहायता करो। तो रजत शर्मा जो है वो भाजपाई पत्रकार हो गए, बाहर से समर्थन देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। और 10 साल याद कीजिए, 10 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। कभी आपने रजत शर्मा को सरकार के किसी निर्णय पर सवाल उठाते हुए सुना है? सवाल ही नहीं उठता, आप सुन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका काम है कवर फायर देना। ऐसे तो सारी की सारी गोदी मीडिया का ही है, लेकिन वो उसके लिए अलग ही महत्व रखते हैं, क्योंकि वो तो उसी पार्टी से हैं। तो कभी अदालत लगवाते रहते हैं, कभी कोई नाटक करते रहते हैं। मैं सोच रहा था कि आखिर रजत शर्मा को इंटरव्यू क्यों नहीं मिला। फिर मेरे समझ में आया कल इंटरव्यू देखने के बाद कि शायद रजत शर्मा वेट कर रहे थे कि देख लें पूरी गोदी मीडिया मिलके कितनी दलाली कर सकती है, और फिर यह सिद्ध करें कि मैं उन सबसे ज्यादा दलाली कर सकता हूं। या यह हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने सोचा हो कि एक अलग तरह का इंटरव्यू करवाते हैं जिसमें 300-400 लोगों की भीड़ हो, जो जनसभा जैसी भी बन जाए और इंटरव्यू जैसी भी बन जाए, और ऐसे टाइम पे आ जाए जब अगले दिन 1 आध दिन बाद दिल्ली में चुनाव हो, बाकी सारी जगहों पे चुनाव हो, तो ज्यादा काम आएगा। तो अब रजत शर्मा ने प्लान किया था या प्रधानमंत्री ने प्लान किया था या उनकी टीम ने प्लान किया था, यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक इंटरव्यू आया। अब अगर आप उसको इंटरव्यू कह सकते हैं तो वो इंटरव्यू था। मैं तो यही कहूंगा कि दलाली का चरम प्रदर्शन आया। उस लेवल की दलाली करने का मतलब अमीश देवगन और रूबिया लियाकत को भी एक बार शर्म आ गई होगी कि यार ये सीनियर आदमी जितनी बढ़िया दलाली कर सकता है उतनी तो हम भी नहीं कर सकते। तो रजत शर्मा ने बाकायदा पत्रकारिता का प्रदर्शन किया, मुजाहिरा किया, बाकायदा मंच सजाया, जिस पर 300-400 ऐसे लोगों को बिठा दिया गया जिनका एक ही काम था, ताली बजाओ और अब की बार 400 पार चिल्लाओ। वैसे आपको याद होगा कि ऐसे ही यूट्यूबर्स को सम्मानित किया था मोदी जी ने, और वो यूट्यूबर्स भी अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे थे। लेकिन यहां पर मोदी जी कई बार जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना अपने मंच का, तो आदमी गड़बड़ा जाता है, जैसे संगीत रागी के साथ अक्सर होता है। अब वो क्या गोदी मीडिया के चैनल पर जाता रहता है बेचारा, तो उसको लगता है कि जो चाहेंगे वो बोलेंगे। लेकिन कल संदीप चौधरी के चक्कर में फंस गया। वैसे संदीप रागी से एक बार मेरी भी भिड़ंत हुई थी, आपको याद होगा, आज तक का मंच था जब मेरे तेवर कम करने की बात कर रहा था, और मैंने उससे कहा था भैया तेवर तो यही रहेंगे। कल संदीप चौधरी के साथ उलझा और बुरी तरह से पिटा। वो वीडियो देखना चाहेंगे आप, देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद मोदी जी पर फिर लौटते हैं। आपकी सरकार थी वहां पर ज्यादातर समय। मुझे लगता है कि तुम गलत रिसर्च, मुझे लगता है कि तुम पुअर रिसर्चर थे, इसीलिए पत्रकारिता में आए, नहीं तो वहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा है संगीत रागी, आगे बोलने दो। संगीत रागी सुन लो, ऐसे घटिया बयान दोगे, और जिस तरह के घटिया तुम राजनीतिक विश्लेषक हो और जिस तरह के तुम प्रोफेसर हो, उसकी कलई खोल दूंगा मैं यहां पर। तो मोदी जी भी ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए और 400 पार वाले अपने नारे की हकीकत बताने लगे। सुन लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। स्थिति क्या हुई, इन सबको कहना यह पड़ रहा है कि 400 पार नहीं हो सकती। ऑपोजिशन क्या कहता है? उनको समझ ही नहीं आया कि कहां ले जा रहा हूं मैं। तीन चरण के बाद किसी ने उनको कहा कि क्या आप पूरा कैंपेन ये लड़ रहे हो कि मोदी 400 पार जाएगा कि नहीं जाएगा? तो
तो सुन रहे हैं आप, मोदी जी अपने मुंह से कह रहे हैं कि 400 पार तो बेसिकली एक जुमला था जो मैंने विपक्ष को फंसाने के लिए भेजा था, और उनका यह मानना है कि विपक्ष उसमें फंस गया। विपक्ष फंस नहीं गया, विपक्ष ने उसके मजे लिए और जम के मजाक उड़ाया। आपका 400 पार का नारा आपके गर्दन पे चढ़ गया, आपकी पीठ पे पड़ गया। हुआ ये कि आपने दिया 400 पार का नारा, और आपके जो चेले चमचे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कहने लगे कि हम 400 पार इसलिए चाहते हैं क्योंकि संविधान बदल दें। और बस यहीं पकड़ लिया विपक्ष ने, और अब गांव-गांव में लहर चल रही है दलितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में, आम लोगों के बीच में कि आप संविधान बदलना चाहते हैं, और इस चक्कर में आपके वोट कम हो रहे हैं। अब चुनाव नतीजा जो आएगा, जिस तरह से पोलिंग के तमाशे चल रहे हैं, चुनाव आयोग डेटा बताने को तैयार नहीं है, तो चुनाव नतीजा क्या आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन जमीन पर तो यही हो रहा है। और आज आपने अपने सबसे प्रिय चमचे के सामने यह स्वीकार कर लिया कि 400 पार सिर्फ जुमला था, 272 चाहिए आपको पूर्ण बहुमत के लिए, और वो भी आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो मोदी जी छक्का मारने के चक्कर में बेसिकली आप हिट विकेट हो गए हैं अपनी ही पिच पर। और आप कैसी कैसी बातें करते हैं, मतलब दलाली के लिए रजत शर्मा अगर अपनी सीमाएं पार करता है तो आप तो अपनी सीमाएं रोज पार कर रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा को आप इंटरव्यू दे रहे थे भारत समाचार चैनल के, और वहां पर मोदी जी क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। और आपकी व्यक्तिगत आलोचना भी होती है, आपके काम की भी आलोचना होती है, मन में गुस्सा आता है? लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, तीखी आलोचना होनी चाहिए, और आपको पसंद है, लेकिन दुर्भाग्य है आलोचना नहीं होती है। मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि आलोचना नहीं होती, मैं तो चाहता हूं आलोचना हो। और हालत यह है कि गोदी मीडिया में अगर कोई एंकर कभी सवाल उठा दे तो उसको उठा के बाहर कर दिया जाता है। हमारे टीवी चैनल के जो सबसे ज्यादा सीरियस और सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली एंकर्स थे, चाहे वो अजित अंजुम हो, चाहे वो अभिसार शर्मा हो, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे ऐसे कितने भी लोग हों, इन सारे लोगों को टीवी चैनलों से बाहर निकाला गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी सरकार की आलोचना करते थे। तो आप आलोचना या तो सुन ही नहीं सकते हो, या आपके कानों तक आलोचना पहुंचने के पहले ही आपके जो लघुए भगुए अफसर वगैरह हैं वो कार्रवाई करके ऐसे लोगों को बाहर निकाल देते हैं। एक और चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया। आप देखिए, चैनल का मुझे नाम याद नहीं है। जब आदमी 4 दिन में 24 चैनलों को इंटरव्यू देगा तो कितने चैनल का आपको नाम याद होगा, लेकिन वो वीडियो में आपको दिखा दे रहा हूं। के अंदर वो एनर्जी क्या आती है, मेरे अंदर क्यूरोसिटी ये रहती है, क्या वो प्रोटीन मिल्कशेक है, क्या वो प्रोटीन सप्लीमेंट है, इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक है, रेड बुल है? पहली बात है कि एक तो मैं कोई गोली नहीं खाता, गालियां जरूर खाता हूँ। अब एक तो चैनल का सवाल पूछने वाला पत्रकार, आहा, मतलब कमाल पत्रकार है। आम काटना हो गया, बटुआ पॉकेट में रखते हैं नहीं हो गया, तो अब क्या पूछ रहा है कि कौन सा एनर्जी ड्रिंक पीते हैं? अबे उल्लू के पट्टे, जो आदमी काजू की रोटी खाता है, जो आदमी मशरूम की रोटी खाता है, वो सड़क पर 25-50 रुपए में मिलने वाला एनर्जी ड्रिंक पिएगा? कमाल के लोग हैं ये, पत्रकार हैं। शर्म आती है कि ऐसे लोग पत्रकार हैं। ऐसे लोगों को तो पार्टियों में भी चमचागिरी करने के लिए नहीं रखा जाएगा। ऐसे लोगों को तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी में भी चले जाएं तो वहां पर पन्ना प्रमुख भी नहीं बनाया जाएगा। और धन्य है हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं मैं गालियां खाता हूं, गोलियां नहीं खाता हूं, गालियां खाता हूं। हुजूर आला आप ही थे ना जो मनमोहन सिंह को नहाने की बात करते थे कि बाथरूम में रेन कोट पहन के नहाते हैं। आप ही की पार्टी है ना जो आज तक जवाहरलाल नेहरू को गालियां दे रही है। आप ही की पार्टी की सांसद थी ना जो गोडसे को महान बता रही थी, गांधी को गालियां दे रही थी। जितनी गालियां आप लोगों ने इस देश में इतिहास को और इतिहास पुरुषों को दी है, और जिस तरह से मंच पे आप शहजादे शहजादे करते रहते हैं, जिस तरह से आपने सोनिया गांधी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आपने किया है, बाकी आपकी पार्टी की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसका कहीं इतिहास में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप ढूंढ आइए, इतिहास में भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि किसी ने किसी के बारे में इतनी घटिया बात की हो, किसी पॉलिटिशियन ने जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हो। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रधानमंत्री भी हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी आरएसएस की शाखा से आए थे, वो भी हिंदूवादी थे, सब कुछ थे, लेकिन
किसी कांग्रेसी नेता के लिए, किसी दूसरे प्रधानमंत्री के लिए, कांग्रेसी हो या गैर कांग्रेसी, कभी इस तरह की शब्दावली का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। सम्मान बना के रखते थे। तो आप कह रहे हैं आपको गालियां मिलती हैं, सच यह है कि आपकी जो आलोचना भी करता है उसको चुप करा दिया जाता है। गालियां वालियां की बात तो छोड़ दीजिए, और जब चुनाव होगा तो आलोचना होगी। जब आप कहेंगे 2 मंगलसूत्र में से 1 मंगलसूत्र ले लेगा तो वो भी जवाब देगा। जब आप कहेंगे मैं अलौकिक हूं, मैं बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, मुझे ईश्वर ने बनाया है, मतलब बस ये नहीं कहा कि मैं मां की गर्भ से पैदा नहीं हुआ हूं, बाकी कहने का अर्थ यही था कि मैं बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, मुझे ईश्वर ने बनाया, यानी मैं परमात्मा हूं। जब इतना बड़ा भरम पालेंगे सर कि आप भगवान बन गए हैं तो उसका मजाक नहीं उड़ेगा तो क्या होगा? आपको क्या लग रहा है कि पूरा विपक्ष और सारा देश जो है जांच करताल लेकर बैठकर जय मोदी गाएगा? कोई भी अगर अपने आप को भगवान कहता है तो मजाक ही उड़ता है। आप कहते हैं मेरे पास 1000 साल का ब्लूप्रिंट है। एक तो आपसे पहले हिटलर नाम के एक आदमी ने 1000 साल का ब्लूप्रिंट दिया था जर्मनी के लिए। यह अलग बात है कि 10 साल भी नहीं चला पाया। 1000 साल का ब्लूप्रिंट, ना आप जिंदा रहेंगे ना हम जिंदा रहेंगे। दुनिया रोज बदल रही है। 1000 साल बाद कितने शहर बचेंगे, दुनिया कैसी बचेगी, यही किसी को पता नहीं है। और आप 1000 साल का ब्लूप्रिंट दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसके सिर्फ तारीफ हो, कोई आलोचना ना करे। आलोचना करे तो आपको गाली लगने लगती है। प्रधानमंत्री जी, चुनाव होते हैं, हो रहा है, आप जीत जाएं, शुभकामना है। कोई भी जीत सकता है, चुनाव है, चुनाव में कोई भी जीत सकता है। और कम से कम मैं तो कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को आपने इतना गिरा दिया है, इतना गिरा दिया है। हम लोगों को कई बार दुख होता है, उस दुख में आपकी आलोचना की जाती है। आप बहुमत से जीत के आए हुए प्रधानमंत्री हैं। आप 10 साल में जो आपने काम किया है वो बताते, आप बताते कि आपने कितना रोजगार दिया है, आप बताते देश के विकास के लिए आप क्या करने वाले हैं, हम भी उसकी एनालिसिस करते। लेकिन आप जब सिर्फ विपक्ष को गालियां देंगे, 2 भैंस में से 1 भैंस चुरा ले जाएगा, मंगलसूत्र उठा लेगा, नल की टोटी बंद कर देगा, बिजली का बिल उखाड़ लेगा। मतलब ये बताइए प्रधानमंत्री जी कि आपके घर में बिजली कांग्रेस के टाइम में लगी थी कि नहीं लगी थी? तो जिस कांग्रेस ने इस देश में घर घर में बिजलियां लगवाई हैं, वो बिजली उखाड़ ले जाएगी, वो पानी की टोटी उखाड़ ले जाएगी। आप नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं, ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, या प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं? आप अपनी भाषा ठीक कर लीजिए, आपकी आलोचना खत्म हो जाएगी। वैसे ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया के एंकर्स के भी दिन बुरे चल रहे हैं और गोदी मीडिया में गेस्ट बन के जाने वाले सो कॉल्ड आरएसएस एक्सपर्ट्स के भी दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। संदीप रागी एक बार मुझसे भी टकराए थे, मेरा तेवर कम कर रहे थे। इंडिया टुडे का मंच था, वहां पर मेरा तेवर कम कर रहे थे और फाइनली अपना तेवर दबा के चुप होना पड़ा उनको। कल संदीप चौधरी से टकरा गए, तू तड़ाम करने लगे। उसके बाद संदीप चौधरी ने जो गत बनाई वो आप सब लोगों ने देखी होगी। इसका उल्टा हुआ, स्मिता प्रकाश जो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी या फिर उससे जुड़े हुए लोगों को बुलाकर लंबे लंबे पॉडकास्ट करती हैं, उन्होंने गलती से बुला लिया कपिल सिब्बल को। और कपिल सिब्बल से लगी वो बहस करने कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था, चूंकि मनमोहन सिंह की सरकार में वो मिनिस्टर रहे हैं, तो उनसे कहने लगे कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि पहला अधिकार देश के संसाधनों पर मुसलमानों का है। अब कपिल सिब्बल एक तो संविधान के इस देश के सबसे बड़े विशेषज्ञों में से एक, दूसरा शानदार वकील, एक से एक जजों को उन्होंने झेला है और मुकदमे जीते हैं, और तीसरा बेहद पढ़े लिखे आदमी। उन्होंने जो हालत की वो सिर्फ 15 सेकंड या 20 सेकंड के इस वीडियो में आप देख लीजिए, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। स्मिता प्रकाश जो बहुत तेज बोलती हैं और बहुत लगातार बोलती हैं, उनकी स्थिति देख लीजिए आप। Yes, because no, 1 minute. Yes, because no, 1 minute. तो देखा आपने, ये चल रहा है देश में। कभी फॉक चल रहा था, ये चल रहा है देश में कि पत्रकारिता के नाम पर हो रही है दलाली, और वो दलाली अब लोगों को समझ में आ रही है। इसलिए जो पत्रकार कम एंकर कम दलाल हैं, उनकी जगह जगह पर बेइज्जती भी कम नहीं हो रही है। देखिए, सारा मामला ये है, ये सारा मनोरंजन की बात नहीं है। सारा मामला ये है कि जो टीवी चैनल्स होते हैं, जो इस तरह के इंटरव्यूज होते हैं, उनमें देश किधर जा रहा है, देश में पॉलिसी क्या है, क्या होनी चाहिए, इन सारी चीजों पर बहस होनी चाहिए ताकि जनता उसको सुन के समृद्ध हो सके। लेकिन
गोदी मीडिया ने टीवी चैनलों से लेके सारी चीजों को एक ऐसे सर्कस में बदल दिया गया है जिसमें सबसे बड़े जोकर को सबसे बड़ा हीरो बनाकर पेश किया जाता है। ये पूरे देश के लिए केवल शर्म की बात नहीं है, चिंता की बात भी है कि अगर हमारे देश में जो राष्ट्रीय चैनल है वहां पर इस तरह की बकवास होगी, इस तरह की बातें होंगी, तो जनता तक सच कैसे पहुंचेगा। इसीलिए हमारे जैसे लोगों को लेखन की दुनिया से यहां आना पड़ा, लगातार बोलना पड़ा, चैनल्स बनाने पड़े कि कम से कम एक दूसरा पक्ष जो है वो आप तक लेकर हम आ सकें। अगर आपको लगता है ये जरूरी है तो लगातार अपना सहयोग और समर्थन बनाए रखिए। आप जानते हैं कैसे सहयोग करना है, आप जानते हैं कैसे समर्थन करना है। हम बस इतना जानते हैं कि आपकी ताकत मिलेगी तभी हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर हमेशा सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।